नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू इन्फोग्राफिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 3 का ये आखिरी वीडियो है जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी से रिलेटेड है। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टॉपिक कवर कर चुके हैं। एंग्लो फ्रेंच वॉर, कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, अवध, कन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, एंग्लो मराठा वॉर, कन्क्वेस्ट ऑफ नेबरिंग स्टेट्स जिसमें पंजाब, सिंध, अफगान, भूटान, नेपाल एंड स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का क्रोनोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बंगाल। ब्रिटिशर्स का भारत पर अपनी सत्ता की स्थापना की शुरुआत बंगाल से हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों की बंगाल विजय में 2 घटनाएँ महत्वपूर्ण थी। पहली घटना 1757 की प्लासी का युद्ध और दूसरी घटना 1764 की बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की डिसाइसिव विक्ट्री हुई, विजय हुआ और बंगाल के नवाब फाइनली हार हुई और 1765 ईस्वी में बंगाल के नवाब को इलाहाबाद की संधि स्वीकार करनी पड़ी, जिससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गई। दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने 1700 जो बंगाल के नवाब थे वो सिर्फ एक नाम मात्र के नवाब रह गए और फाइनली 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। तो इस तरीके से 1773 के बाद बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया, जिसे आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। अंग्रेजों का बंगाल के ऊपर कब्जा करने का मूल उद्देश्य बे ऑफ बंगाल के रीजन को बे ऑफ बंगाल के आसपास के रीजन को एक्चुअली बे ऑफ बंगाल के ऊपर अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना था। और ये तभी संभव था जब वो कोलकाता के ऊपर अपने अधिकार को स्थापित करते हैं। कोलकाता एक महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी था, जो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसकी कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट कंट्री से काफ़ी अच्छी थी, कोलकाता की कनेक्टिविटी। सो इन्होंने बे ऑफ बंगाल के ऊपर कब्जा करने के लिए बंगाल के ऊपर, कोलकाता के ऊपर अपने एकाधिकार को स्थापित किया। एक और उद्देश्य ये था कि बंगाल का एरिया काफ़ी फर्टाइल था, जिससे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो इंटरनल अंदर के जो हिंटरलैंड एरियाज थे, इनको वो काफ़ी बखूबी एक्सप्लॉइट कर पाए इकोनॉमिकली, और ये उन्होंने काफ़ी सफलतापूर्वक बंगाल को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है बंगाल की विजय प्राप्त करने के बाद। तो इस तरीके से 1765 ईस्वी और 1773 ईस्वी में बंगाल के ऊपर, कोलकाता के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अंग्रेज साउथ इंडिया के क्षेत्र में मद्रास में अपनी प्रेसिडेंसी को स्थापित कर चुके थे और 1760 ईस्वी में मद्रास के निकट कर्नाट के ऊपर फ्रेंच को हरा करके अपने अधिकार को स्थापित कर चुके थे अंग्रेज। और कर्नाट एक्चुअली कोस्टल एरिया से लगा हुआ है, जो कि नॉर्थ ऑफ मद्रास था, लोकेटेड है। उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का उद्देश्य ये था कि ताकि निजाम का जो एरिया है, हैदराबाद का जो एरिया है, उसको एक्सप्लॉयट कर सके। निजाम हैदराबाद का जो हिंटरलैंड एरिया है, उसको बेहतरीन तरीके से वो एक्सप्लॉयट करना चाहते थे और इसी उद्देश्य में वो कामयाब हुए जब हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश इंडिया को अपना निजाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अलाई के रूप में स्थापित हो गया। निजाम ने अंग्रेजों से कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी, वो आसानी से उनकी सहायक संधि को मान गए और उनका सब्सिडरी पार्ट बनना वो स्वीकार किया। अगर आप मैप का एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मद्रास के ऊपर ऑलरेडी उनका अधिकार हो चुका था और ये कर्नाटक का एरिया है। तो ये अब उनका नेक्स्ट टारगेट या तो मैसूर होता या फिर निजाम होता। निजाम चूंकि आसानी से वो सब्सिडरी ट्रीटी को, सहायक संधि को मान लिए, तो इस हिंटरलैंड एरिया को वो टारगेट किया और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1798 में निजाम को अपने पक्ष में मिलाया और उनके साथ सहायक संधि की। और ये सहायक संधि करते ही निजाम का ये पूरा एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। अंग्रेज अब कोलकाता और मद्रास पोर्ट सिटी का भरपूर इस्तेमाल करने लगे। इस तरीके से 1798 के बाद निजाम के ऊपर भी लाल रंग छा गया, जो ब्रिटिश आर्मी का प्रतीक था। हैदराबाद के बाद अंग्रेजों की नज़र वहाँ का निकट स्टेट, उससे नज़दीक सीमावर्ती जो स्टेट था, वो मैसूर था, जिसके सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर, बंगाल का कन्क्वेस्ट और निजाम के ऊपर किस प्रकार से अपनी सत्ता को स्थापित की, उसका डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, जो कि आपको अभी टॉप राइट टॉप सेक्शन में दिख रहा होगा। उस पर जा करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप जा करके वो जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। मैसूर पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने मैसूर के सुल्तान के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और अभी फ्लैश कर रहा होगा कार्ड में। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की शुरुआत हुई थी 1767 ईस्वी में
अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में, जो 1769 ईस्वी में ये लड़ाई हैदर अली जीत गया था और 1769 ईस्वी में अंग्रेजों को मजबूर किया ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करने के लिए। दूसरी आंग्ल मैसूर वार 1780 ईस्वी में शुरुआत हुई। ये वार, इसी वार के बीच में हैदर अली मारा गया और उसका बेटा टीपू सुल्तान लड़ाई को आगे बढ़ाया और ये लड़ाई इनडिसाइसिव रही और 1784 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से इस सेकंड एंग्लो मैसूर वार का अंत होता है। तीसरा एंग्लो मैसूर वार की शुरुआत 1790 ईस्वी में होती है टीपू सुल्तान के एग्रेसिव पॉलिसी से। डिटेल में हमने वीडियो में बताया है, यहाँ डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे। तो 1790 ईस्वी में तीसरी आंग्ल मैसूर वार होती है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसका अंत 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान हार जाता है और टीपू सुल्तान मजबूरी से अंग्रेजों के साथ सेरिंगपट्टनम की संधि पे साइन करता है। आंग्ल मैसूर वार का जो आखिरी युद्ध होता है उसकी शुरुआत 1799 ईस्वी में होती है, जब टीपू सुल्तान अपनी उस संधि में अपमान का बदला लेने के लिए ब्रिटिशर से युद्ध करता है और युद्ध करता हुआ वो मारा जाता है। फाइनली 1801 ईस्वी में 1799 1801 के आसपास मैसूर को सहायक संधि के थ्रू लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता में उसको स्थापित कर देता है। मैसूर को एक सब्सिडरी अलायंस के रूप में बना देता है और उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। हम लोग इसको मैप के थ्रू भी देखेंगे। तो इस प्रकार मैप में जो साउथर्न मोस्ट एरिया था मैसूर का एरिया और ट्रावनकोर का एरिया, उन दोनों के ऊपर 1799 ईस्वी में ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया ईस्टर्न से लेके साउदर्न का पूरा कोस्टल एरिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे कि कोस्टल एरिया जो हमारा सबसे जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया जो लॉन्गेस्ट कवरेज है उसके ऊपर उनका अधिकार हो जाए, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को सर्व कर सके और इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक ड्रेन को थोप सके और इंडिया से जितना हो सकता है इकोनॉमी का ड्रेन आउट करें। फाइनली 1800 ईस्वी के बाद मैसूर की सरजमी भी लाल हो जाती है, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाती है। बंगाल निजाम और मैसूर के इलाके को जीतने के बाद अंग्रेजों की बुरी नज़र अब मराठा एम्पायर के ऊपर थी और मराठा एम्पायर उस समय उसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। पूरे सेंट्रल इंडिया पे मराठा और वेस्टर्न इंडिया पे मराठा कन्फेडरेसी का कब्जा था। इसे हम मैप में भी देख सकते हैं कि मराठा के जो एरिया है वो इस कदर ये विस्तृत रूप से फैला हुआ था। तो इसको एक ही साथ हरा पाना, एक ही झटके में हरा पाना, वो अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था। अंग्रेजों ने बहुत चतुरता से मराठाओं के ऊपर कब्जा किया, मराठा का कॉन्क्वेस्ट मराठा एम्पायर के ऊपर बड़ी चतुरता से की है। उसको हम लोग देखते हैं क्रोनोलॉजी के थ्रू। तो आंग्ल मराठा वार के ऊपर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जो 3 युद्ध हुई है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, उनके कारण, रिजल्ट और ये कैसे-कैसे उनके उस युद्ध का सीक्रेट क्या है, मराठा एम्पायर का उदय से लेके अंत तक का वो वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखें। पहली आंग्ल मराठा वार की शुरुआत 1775 ईस्वी में होती है, जो ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट होता है और ये युद्ध की शुरुआत मराठाओं की अपनी प्रॉब्लम की वजह से होती है, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होती है, जो सक्सेशन के लिए, पेशवाशिप की सक्सेशन के लिए दो रिलेशंस आपस में लड़ाई करते हैं। फाइनली अंग्रेज आपसी फूट का इस्तेमाल करते हुए मराठा के ऊपर कंट्रोल करने में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि मराठाओं को हरा नहीं पाते हैं, बट काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो फर्स्ट आंग्लो मराठा वार में मराठाओं की विजय होती है, अंग्रेज बुरी तरह हारते हैं, लेकिन अंग्रेज अंग्रेज मराठाओं को फ्रेंच से अलग करने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी सफलता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। फर्स्ट आंग्ल मराठा वार का अंत ट्रीटी ऑफ सालबाई से होता है, जो कि 1782 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के बीच में साइन होता है। इसी ट्रीटी में अंग्रेज बड़े ही चतुरता से मराठाओं के साथ एक सीज फायर कह सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि एक लंबे पीरियड तक एक फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिए। और इसके पीछे रीज़न यही था ताकि वो इस समय मराठाओं के साथ अच्छे संबंध बना के निजाम को, मराठा को प्रलोभन देके मैसूर के ऊपर विजय को प्राप्त किया जा सके। अगर आप इस क्रोनोलॉजी को, चार्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर उनकी पहली लड़ाई होती है मराठाओं से और उसके बाद दूसरी लड़ाई यहाँ पर होती है। इसके बीच में ये मैसूर की 3 लड़ाइयाँ होती है। अंग्रेज पूरा फोकस मैसूर के ऊपर कर करके और उस मैसूर को जीतना चाहते थे, तब जाके फिर मराठा के ऊपर अटैक करना चाहते थे। तो ये इनकी पॉलिसी थी और बड़े ही चतुरता के साथ इन्होंने मराठाओं के साथ संधि कर ली। इस बीच मैसूर के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद मराठा और अंग्रेजों के बीच दूसरी लड़ाई होती है, जिसकी शुरुआत 1803 ईस्वी में होती है और अंग्रेज मराठा कन्फेडरेसी के जो 5 लोकेशन थे उनके ऊपर उन्होंने सिंगल युद्ध किया। विस्तार से हमारे वीडियो में है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और फाइनली 1805 ईस्वी में अलग-अलग युद्ध भी किया और अलग-अलग संधियाँ भी की। लास्ट संधि 1805 ईस्वी में राजपुर घाट के साथ हुई, जो होलकर के साथ संधि की है उन्होंने, और उसी के साथ सेकंड आंग्ल मराठा वार का अंत होता है।
आगे आप देखेंगे कि बहुत कम समय बाद मराठा को पूरी तरीके से जीतने के लिए अंग्रेज ललायत थे और 10 साल के अंदर में ही उन्होंने मराठाओं के ऊपर तीसरी बार अटैक कर दी। और आप अगर इसको क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखेंगे कि जब उनकी ज़रूरत थी मराठाओं की, तब उन्होंने इतने समय तक उनसे कोई युद्ध का अ, कुछ भी नहीं किया, युद्ध का कोई एक सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होने दिया। लेकिन जब उनको मराठाओं को जीतना था तो तुरंत-तुरंत 2 युद्ध किए और वो आसानी से जो है इसका फ़ायदा उठा करके मैसूर चूँकि वो जीत चुके थे, निज़ाम वो जीत चुके थे, तो उनके पास सेनाओं की संख्या ज़्यादा हो गई थी। तो इसका फ़ायदा उठा करके मराठाओं को वो 2 युद्ध में लगातार वो हरा दिए और अ, जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसकी शुरुआत 1817 ईस्वी में हुई थी और 1 साल के भीतर ही मराठा बुरी तरह हारे और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंज की जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, उसको मराठा लोग एक्सेप्ट किए एंड पेशवाशिप को ख़त्म कर दिया गया। नाना साहब को भेज दिया, सॉरी नाना साहब नहीं, उस समय के जो पेशवा थे उनको कानपुर पेंशन के ऊपर भेज दिया और मराठा के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। उसको सहायक संधि से मराठा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया, उसके अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया गया और मराठा की धरती पे भी लाल रंग खेलने लगे। मैप से अगर हम देखेंगे तो मराठा को ब्रिटिश अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाने से पहले राजपूतों के साथ उन्होंने सहायक संधि कर ली थी और अवध को भी सहायक संधि के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी में अवध क्षेत्र को भी मिला लिया गया था। नेपाल को भी 1816 ईस्वी में मिला लिया गया था, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनली अगर मैप को अगर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये महाराष्ट्र का एरिया जो पूरा मराठा का जो एरिया था, महाराष्ट्र कन्फेडरेसी का, पेशवा सिप इधर, सिंधिया एंड भोसले, होलकर, गायकवाड़, ये एरिया का जो मेन कनेक्टिविटी था वो था बॉम्बे पोर्ट से। और अंग्रेज बॉम्बे पोर्ट के थ्रू मराठा के महाराष्ट्र के जो हिंटरलैंड एरिया था इसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। वो पहले इस एरिया को एक्सप्लॉइट मद्रास के थ्रू कर चुके थे निजाम को पाके एंड देन फिर मैसूर को कब्जा करके इस एरिया के ऊपर इस हिंटरलैंड को पहले ही टारगेट कर चुके थे। कोलकाता के ऊपर अधिकार करके वो इन एरियाज के ऊपर और अवध को मिलाने के पीछे रीजन भी यही था, कोलकाता पोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करना बिहार से लेके यूपी तक के एरियाज को। तो आप अगर मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये साउथ का एरिया, ये ईस्ट का एरिया, ईस्टर्न एरिया बच गया था, सिर्फ एक वेस्टर्न एरिया जिसकी कनेक्टिविटी बॉम्बे से होती थी। तो ये अगर महाराष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो ये बॉम्बे का इनका जो गेट है वो पूरे एरिया के ऊपर ट्रेड करने के लिए खुल जाता। इसीलिए उनकी जो स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग थी वो बॉम्बे के एरिया के ऊपर कब्जा करने के लिए बंगाल मद्रास को जीतने के बाद बॉम्बे के एरिया को जीतने की वो फिराक में थे और वो इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त कर ली है। हमारी अपनी आपसी फूट और सत्ता के लिए जो संघर्ष होता है उसका काफ़ी उन्होंने इस्तेमाल किया, फूट डालो शासन की नीति अपनाई। तो 1818 ईस्वी में ये महाराष्ट्र का एरिया भी के ऊपर भी अंग्रेजों का कब्जा स्टेब्लिश हो गया, स्थापित हो गया। तो पूरे ईस्टर्न, पूरे सेंट्रल और पूरे साउदर्न इंडिया के ऊपर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों की नज़र अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन के ऊपर थी और सिंध के क्षेत्र पे, वेस्टर्न का एक्सटेंशन सिंध का क्षेत्र था, उसके ऊपर था, ताकि अपने नेचुरल बाउंड्री को वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन तक, नेबर स्टेट्स तक वो उसको एक्सप्लोर कर सके, उसको एक्सपैंड कर सके। और इसी क्रम में उन्होंने सिंध के ऊपर अपना कंक्वेस्ट स्टार्ट किया, जिसमें पहली बार उन्होंने सबसे पहले 1809 ईस्वी में सिंध के आमिर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी स्थापित की और 1838 ईस्वी में सिंध के आमिर शाह शुजा और सिख के राजा रंजीत सिंह के बीच में त्रिपक्षीय संधि होती है। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो 1838 ईस्वी में ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी त्रिपक्षीय संधि का इस्तेमाल करके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन में वो आपसी में वो फूट डाल करके और अपनी पैरामाउंसी को स्टेब्लिश किया। वो कैसे किया हम लोग यहाँ भी देखेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने निजाम, मैसूर और मराठा के बीच में आपसी फूट का इस्तेमाल किया, उसी तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न के रीजन में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में सिंध, अफगान और पंजाब के बीच में आपसी फूट डाल करके, और ये उसी प्रिंसिपल को ये यहाँ भी ये लागू करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं एक करके। तो 1838 ईस्वी तक उनके संबंध सिंध से और पंजाब से अच्छे थे। इस ट्रीटी के बाद, इस त्रिपक्षीय ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर्स को पंजाब में ट्रूप का एक्सेस मिल गया, जिससे सिंध के ऊपर कब्जा करने में, सिंध के साथ लड़ाई करके उसको 1843 ईस्वी में उसके आमिर को, वहाँ के जो बलूचिस्तान के जो आमिर थे उनको हटा करके, और फाइनली 1843 ईस्वी में सिंध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। मैप से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये सिंध, अफगान और पंजाब, ये जो एरिया था ये काफ़ी मिलिट्री रूप से, आर्मी रूप से काफ़ी मजबूत एरिया था। पंजाब का सिखों के सरदार रंजीत सिंह के नेतृत्व में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था।
सिंध का आमिर शाह के साथ शाह ने भी अपनी आर्मी अच्छी डेवलप कर ली थी और रंजीत सिंह के साथ अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया था। और अफ़गान तो ऑलरेडी एक इनके पास एक एज था कि ये रसिया से या फिर फ्रेंच से जितना जल्दी हो सके वो अपनी मदद को लेकर के और अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक कर सकते थे और उनके पास अपनी सेना खुद की अच्छी थी ही। तो आप देखेंगे कि इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो थी, वो इस प्रकार से थी कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले पंजाब और सिंध के साथ अच्छी संधि की। वो संधि इसलिए की क्योंकि ये अफ़गानिस्तान को ये बफर स्टेट बनाना चाहते थे। जब तक ये इनका जो एनेक्सेस जो पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट जो इस रीजन में चल रहा था, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन और साउदर्न रीजन में चल रहा था, तब तक ये पंजाब और सिंध के एरिया को फ्रंटियर मानते थे कि ये हमारा बफर स्टेट है। इससे आगे वो इंडिया के पार्ट को वो उतना एक्सप्लोर नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही इनका कब्जा इन एरियाज़ पे हो गया, अब वो अफ़गानिस्तान को बफर स्टेट बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सिंध और पंजाब के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर साइन किया। और संधि के बाद पंजाब का मदद लेकर के सिंध को अनेक्स करने में 1843 में सफल हुए। तो इस प्रकार से 1843 ईस्वी के बाद सिंध भी लाल रंग से अछूता ना रहा। और ये सब देखते हुए वहाँ पंजाब का जो राजा था रंजीत सिंह, उसने एक बार बोला था कि एक दिन वो समय आएगा जब पूरा आर्यावर्त लाल रंग से रंग जाएगा। पंजाब के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले 1838 ईस्वी में जो संधि की थी सिंध के साथ मिल करके, ऑकलैंड ने 1838 ईस्वी में उसका इस्तेमाल किया। और उसका इस्तेमाल उन्होंने अफगानिस्तान का फर्स्ट वॉर जो कि 1839 ईस्वी में शुरू हुई थी, उसमें इस संधि का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने। फर्स्ट अफगान वॉर जो कि 1839 ईस्वी में शुरू हुई थी और 1843 ईस्वी तक गई, 1842 ईस्वी तक गई। इस युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स ट्रूप का पंजाब के अंदर एक्सेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उनका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पंजाब के जो सरदार थे उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि हमारे एरिया का इस कदर से इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने रिफ्यूजल कर दिया कि वो अब एक्सेस नहीं देंगे, रिफ्यूज कर गए कि अब वो पंजाब की धरती को ब्रिटिशर्स अब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इसी कन्फ्रंटेशन के कारण पहली आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हुई 1845 ईस्वी में। रंजीत सिंह का बेटा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। दिलीप सिंह हार गए और सीरीज ऑफ युद्ध हुआ। फाइनली 1846 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करना पड़ा। कश्मीर और सतलज का दक्षिण का एरिया पंजाब का, वो सिखों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इस युद्ध के बाद सिख अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे और इसी क्रम में उनके बीच में दूसरी लड़ाई होती है 1848 ईस्वी में, जिसकी शुरुआत होती है अगेन दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में। इस बार भी दिलीप सिंह हार जाते हैं और फाइनली 1849 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेज एनेक्स कर लेते हैं, ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेते हैं और इस तरीके से पंजाब पर भी लाल रंग छा जाता है। पंजाब भी उस लाल रंग के प्रभाव से बच नहीं पाता है। इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। अब तक हम लोग जो मैप को आगे देखेंगे तो 1849 ईस्वी में पंजाब भी ब्रिटिश एम्पायर में विलय हो जाता है, मिल जाता है और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक पूरे भारत के क्षेत्र पे उसका कब्जा हो जाता है। अब सिर्फ एक ही रह जाते हैं, एक बड़ा राज्य अफगान। भारत के ऑलमोस्ट ऑल पूरे मेन लैंड पे कब्जा करने के बाद अंग्रेजों की नज़र भारत के जो नेबरिंग स्टेट्स थे उनके ऊपर पड़ी, जिनमें से कुछ नेबरिंग स्टेट्स को हम लोग एक ही बार देखेंगे, सारे नेबरिंग स्टेट्स को एक ही बार देख लेंगे। जिसमें से पहला क्रोनोलॉजी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 1816 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ सगौली के थ्रू नेपाल का अनेक्सेशन किया अंग्रेजों ने। नेपाल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली 1816 ईस्वी में। एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सगौली। उसके एक साल बाद सिक्किम के ऊपर, सिक्किम को भी 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। उसके बाद बर्मा का नियरेस्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेट था, जो काफ़ी बड़ा था, जो फॉरेस्ट रिजर्व से, फॉरेस्ट रिसोर्सेज से काफ़ी भरपूर था, तो बर्मा के ऊपर जो कॉन्क्वेस्ट है उसकी शुरुआत 1824 ईस्वी में होती है और फाइनली 3 लड़ाइयाँ लड़ती है बर्मा अंग्रेजों के साथ। दूसरी लड़ाई 1852 ईस्वी में और लास्ट लड़ाई 1886 ईस्वी में। फाइनली 1886 में बर्मा को अंग्रेज अनेक्स कर लेते हैं, ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेते हैं। बर्मा के बाद एक महत्वपूर्ण जो और सबसे पावरफुल स्टेट बचा हुआ था वो था अफगान। जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि फर्स्ट अफगान वॉर की जो शुरुआत होती है वो 1839 ईस्वी में होती है और इसके पीछे कारण था कि वहाँ का जो अमीर था दोस्त मोहम्मद का फ्रेंच के साथ अच्छा रिलेशन, और अंग्रेज इस बात से काफ़ी सस्पिशन में थे कि अफगान का संबंध फ्रेंच और रसिया से ना हो जाए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी नज़दीक था रसिया का एरिया, ताजिकिस्तान तक, ईरान तक, और फ्रेंच भी कुछ एरियाज़ में वहाँ पे काफ़ी क्लोज थे। तो इसलिए वो अफगानिस्तान को वो एक बफर स्टेट बनाना चाहता था ताकि फ्रेंच और रशियन इन्वेजन को काउंटर किया जा सके, वहीं पर रोका जा सके, मेन लैंड में नहीं आने दिया जा सके, एक चांस ही नहीं दिया जा सके कि वो मेन लैंड में आ सके।
साथ ही साथ वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, वो तो उनका प्राइमरी काम रहता था। सिंध को जीतने के साथ ही वो इंडस रिवर का फुल यूटिलाइजेशन किए और कराची का जो पोर्ट था उसका उन्होंने पोर्ट का इस्तेमाल किया ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। तो फर्स्ट अफगान वार की शुरुआत होती है 1839 ईस्वी में, जो 1842 ईस्वी तक चलती है, जिसमें अंग्रेजों की बुरी तरह पराजय होती है। दोस्त मोहम्मद जीत जाता है। दोस्त मोहम्मद को अमीर अंग्रेज मान लेते हैं और वापस लौट आते हैं। दूसरे अफगान वार की शुरुआत होती है 1878 ईस्वी में। और अगर आप इस क्रोनोलॉजी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये नजर आएगा कि 1842 ईस्वी में हार के बाद जब अंग्रेज यहाँ से हार गए तो फिर अफगान के ऊपर इन्होंने पैसिव पॉलिसी अपनाई और ये अफगान से फर्दर करीब मान के चलिए कि 35 साल तक उनसे वो कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। और बीच के समय में ये पंजाब को सोचते थे कि हम पंजाब को और सिंध को अफगान को एनेक्स करने के बजाय पंजाब और सिंध को फुल्ली तरीके से एनेक्स किया जाए। तो ये आप ये समझना होगा कि किस तरीके से उनकी जो स्ट्रेटजी चलती थी कि इस एरिया के इस 1842-1840 के आसपास के बाद वो करीब 30-35 साल तक अफगान से कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं और इसी टाइम के बीच में पंजाब और सिंध का एनेक्सेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। फाइनली 1878 ईस्वी में 1878 में दूसरे अफगान वार की शुरुआत होती है और वार 1880 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ गैंडमक से खत्म होता है। हालांकि अफगान को अंग्रेजी सत्ता में मिलाने पे ब्रिटिश एम्पायर में 1919 ईस्वी में मिलाया जाता है। बट ये मान के चले कि 1880 ईस्वी के बाद अफगान बुरी तरीके से टूट चुके थे। अब बस वो नाम मात्र के रह गए थे, उनको जीतना बहुत टफ नहीं था। अगर आप मैप का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कराची का जो पोर्ट है, जैसे उन्होंने मद्रास के पोर्ट के थ्रू इन एरियाज पे अपना ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सपैंड किया था और कोलकाता के थ्रू इन एरियाज पे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सपैंड किया था और बॉम्बे को जीत करके इन एरियाज के ऊपर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को एक एक्सपेंशन किए थे। उसी तरीके से कराची पोर्ट का इस्तेमाल वो करना चाहते थे कि इसका इस्तेमाल हम इन एरियाज के ऊपर करें। तो इनका जो एजेंडा था वो काफ़ी क्लियर था। पहले वो पोर्ट को टारगेट करते थे और फिर उस पोर्ट से रिलेटेड जो भी एम्पायर है जहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रखे, ताकि इकोनॉमिक पॉलिसी को जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी चाहे उसका इस्तेमाल करके अपने इकोनॉमिक एजेंडे को साध सके। तो इस तरीके से 1880 ईस्वी में मान के चलें कि अफगान जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन चुका था और 1880 ईस्वी तक पूरे इंडिया के क्षेत्र पे, पूरे भारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा लगभग स्थापित हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का कुछ एरिया जहाँ पे मुगल के कठपुतली कह सकें या फिर वीक जो राजा था, एम्पायर था, सुल्तान था, बादशाह था, वो सिर्फ दिल्ली के कुछ एरियाज तक ही वो सीमित रह चुका था। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेपाल, सिक्किम, भूटान, अफगान भी लाल रंग से बच नहीं पाया और पूरा आर्यावर्त 1880 ईस्वी के बाद पूरा लाल हो गया। और ये लाल रंग कोई और नहीं, ब्रिटिशर्स आर्मी का प्रतीक था। इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले बंगाल, जिसको एनेक्स किया 1765 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके बाद निजाम 1758 ईस्वी के ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी के थ्रू ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया। उसके बाद मैसूर 4 लड़ाइयाँ लड़ी और फाइनली 1801 ईस्वी में फोर्थ मैसूर में टीपू सुल्तान की हार हुई। वडियार डायनेस्टी को वापस एस्टेब्लिश करके सहायक संधि उनके साथ करके मैसूर को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। उसके बाद मराठाओं के साथ उन्होंने 3 युद्ध लड़े अंग्रेजों ने और फाइनली 1818 ईस्वी में तीसरे मराठा युद्ध में एंग्लो मराठा युद्ध में मराठा पराजित हुए और 1818 ईस्वी में सब्सिडरी संधि के तहत मराठा एरिया को भी, मराठा की जो कॉन्फेडरेसी थी उसको भी ब्रिटिश एम्पायर में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद सिंध का एरिया जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ, सिंध के ऊपर भी 2 लड़ाइयाँ हुई। वो लड़ाइयाँ छोटी छोटी थी। फाइनली 1843 ईस्वी में सिंध को एनेक्स कर लिया गया और उसे ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। नेक्स्ट पंजाब का एरिया, सिंध के एनेक्सेशन के बाद पंजाब के साथ अंग्रेजों की 2 लड़ाइयाँ हुई, फर्स्ट एंग्लो सिख वार एंड सेकेंड एंग्लो सिख वार, और फाइनली 1849 ईस्वी में पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। पंजाब के बाद नेबरिंग स्टेट्स जो भी सीमावर्ती के इलाके के कुछ स्टेट्स रह गए थे, जिनमें सबसे पहले नेपाल को मिलाया 1816 ईस्वी में, उसके बाद 1817 ईस्वी में सिक्किम को, उसके बाद भूटान के साथ अंग्रेजों की 3 लड़ाइयाँ हुई 1814 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में और फाइनली 1886 ईस्वी में बर्मा को भी, सॉरी भूटान नहीं, जो भी एक्सप्लेन कर रहा था बर्मा के लिए, बर्मा को 1886 ईस्वी में एनेक्स कर लिया गया। फाइनली एक महत्वपूर्ण स्टेट रह गया था अफगानिस्तान, जिसके साथ अंग्रेजों की 2 लड़ाइयाँ हुई और दोनों लड़ाइयों के बाद 1880 ईस्वी में गैंडमा की संधि के साथ
अफ़गान एरिया को भी ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। तो इस तरीके से हमारा क्रोनोलॉजी जो था भारत में ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना से रिलेटेड, वो हमने देखा और वो इस लेक्चर के बाद खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस बनाने में काफ़ी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, काफ़ी मेहनत लगती है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ सजेशंस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर कुछ क्वेश्चंस होता है या फिर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में वैसे भी लिखें ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले। और हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के ऊपर। इसी तरीके से हिस्ट्री थ्रू इन्फोग्राफिक्स से हम हिस्ट्री को समझेंगे, ज्योग्राफी से हम हिस्ट्री को समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।